Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see part 2. Chapter 3 हमने already start किया था थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट का, जिसका नाम था राइज ऑफ मराठा, जिसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है, नहीं देखे हैं या कोई सजेशन है सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चलिए पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। मराठास आफ्टर शिवाजी, शिवाजी के बाद मराठास जो थे उनकी क्या सिचुएशंस थी उसके बारे में जानते हैं। शिवाजी हैड टू सन, शिवाजी के दो बेटे थे, एक संभाजी और एक राजा राम। आफ्टर शिवाजी इज डेथ संभाजी बिकेम द छत्रपति, उसके बाद जो सारा कार्यभार संभाला वो संभाजी ने संभाला। शिवाजी के बाद जो भी सारा कार्यभार था वो किसने संभाला? संभाजी ने। शिवाजी के दो बेटे थे संभाजी और राजा राम, तो संभाजी ने सारी चीजें संभाली। मराठास वर देन द ओनली ऑब्स्टेकल्स टू टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ डेक्कन। सदर्न पार्ट में, मतलब इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, वहां पर मुगलों के कंट्रोल होने में सबसे बड़ी बाधा थी एकमात्र ये थे मराठास। मराठा उनको जीतने नहीं दे रहे थे डेक्कन में। औरंगजेब इन्वेडेड डेक्कन एंड कन्क्वेड द बीजापुर और आदिल शाही और गोलकुंडा द कुतुब शाही सल्तनत। औरंगजेब ने इन्वेड किया, इन्वेड मतलब आक्रमण किया डेक्कन वाले एरिया में और जीत लिया। कौन सा एरिया जीत लिया? बीजापुर, जहां पर आदिल शाह जो शासन करता था उसे आदिल शाही भी कहते हैं, और गोलकुंडा भी जीत लिया जहां पर कुतुब शाही शासन करते थे। ही देन कैप्चर्ड संभाजी, और वहां पर उन्होंने फिर संभाजी को, औरंगजेब ने संभाजी को कैप्चर कर लिया। एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली, और बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करने के बाद एग्जीक्यूटेड हिम, उसके बाद उसको उनको मार दिया। आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड रायगढ़ द मराठा कैपिटल, और उसके बाद मराठा का जो राजधानी थी मराठा की रायगढ़, उस पर कब्जा कर लिया औरंगजेब ने। ओके, तो इस तरीके से संभाजी का टाइम पीरियड हमने देखा कि कैसे औरंगजेब ने उनको एग्जीक्यूट कर दिया। अब बारी आती है, सो आफ्टर संभाजी राजा राम बिकेम द छत्रपति एंड फ्लेड टू जिंजी इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक एरिया है जिंजी, वहां पर संभाजी के बाद राजा राम जो है छत्रपति बने और वहां पर वो चले गए। मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट द स्प्रेड टू साउथ इंडिया, उसके बाद मुगलों और मराठाओं के बीच कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े साउथ इंडिया तक फैल गए। द मराठा स्टॉन्चली डिफेंडेड देयर फोर्ट्रेसेस एंड ऑफन हैड द अपर हैंड ओवर द मुगल्स इन बैटल्स एंड स्क्रिमिशेस। जो भी आक्रमण हुए, आपस में मुठभेड़ हुई, उन सब में मराठा बहुत बार आगे रहे। औरंगजेब was thus unable to leave the Deccan and died without having succeeded in subduing the Marathas who emerged as a strong contender to Mughals। अब पूरी जिंदगी औरंगजेब का जो बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा है वो इसी में खर्च हो गया कि उसने डेक्कन में लड़ाइयां लड़ता रहा, लेकिन उसकी कंट्रोल में मराठा नहीं आ पाए और इसी शोक में उसकी डेथ भी हो गई। देन नो, और एक तरीके से मराठा बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंटेंडर के रूप में सामने आए जो मुगलों की जगह ले सकते थे। नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव, द मराठा लेड बाय ताराबाई Raja Ram's queen made large scale inroad into Mughal territories, eventually conquering large part of India। फिर जो राजा राम दूसरा भाई है, उनकी जो रानी थी ताराबाई, इनके साथ मिलकर बहुत जगह पर मुगल टेरिटरीज को उन्होंने आक्रमण किया, जीता। इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे मराठाओं का कैप्चर हो गया। देन आगे है, During this rapid expansion, Marathas themselves underwent a structural transformation। अब जैसे शिवाजी के समय में जो शासन व्यवस्था चलाने की व्यवस्था थी वैसा अब नहीं रह गया था, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, मराठा दूर दूर तक फैले जा रही थी इनकी पावर, तो इतने बड़े एरिया को संभालने में स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आया। कैसे संभालना है चीजों को वो चेंज आया। जैसे पहले क्या था, एक मेन सेंटर हुआ करता था स्टेट का, वहां से सारी चीजें शिवाजी के समय में संभाली जाती थी। द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजीज टाइम गेव वे टू मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। अब क्या चेंजेस आ गए थे? डिसेंट्रलाइज मतलब बड़ा एरिया हो गया है, तो अगेन वही चीजें, एक जगह से सेंटर से कंट्रोल करना अब टफ है, तो ये छोटी छोटी जगह में बांट दिया गया और इसमें अब पावर चली गई थी। स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति बट विथ द चीफ विल्डिंग मोर पावर। अब जो यहाँ पर चीफ थे इन जगहों पर, इनके पास अब बहुत ज्यादा पावर आने लगी थी। इन पर्टिकुलर पेशवा हुआ करते थे। अपोर्शन टर्म फॉर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये वर्ड यूज होता है पेशवा, ठीक है। Then wielded great influence even over छत्रपति himself। अब जो केंद्र में शासन कर रहा है छत्रपति है, जैसे अभी के केस में हम राजा राम के बारे में पढ़ रहे हैं जो शिवाजी का दूसरा बेटा है ना, तो यहाँ पर अभी राजा राम का कंट्रोल है, लेकिन इससे भी ज्यादा पावर हो जाती थी इनके पास। ये जो पेशवा हुआ करते थे इनके ऊपर भी वो अपना पावर दिखाने लगते थे। इन पर्टिकुलर पेशवा बाजीराव फर्स्ट, जैसे पेशवा बाजीराव फर्स्ट इसी तरीके के एक पेशवा थे, एंड हिज सन नाना साहेब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ
मराठा, एक तरीके से वो अपनी पूरे इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे, वो इनके अंडर में नहीं थे। देन नेक्स्ट इज द मराठास बॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर देयर कंट्रोल, जनरली रूल्ड देम वेल। वो जो मराठास थे वो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले आए थे और अच्छे से शासन भी संभाल रहे थे। बट विद रीजनल चीफ एक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी, दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन ओकेजनल इनडिसिप्लिन एंड अब्यूज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद शिवाजीज वैल्यू। जैसे शिवाजी के समय में क्या था, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होते थे, लेकिन अभी हमने देखा जो रीजनल चीफ्स थे, पेशवा वगैरह थे, उनकी पावर अब बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कभी कभी ओकेजनल इनडिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन नहीं देखने को मिलता था, अब्यूज यानी लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। जैसे एक इंस्टेंस दिया है, एग्जाम्पल दिया है, मराठाओं का जो 10 ईयर का कैंपेन था बंगाल में जो मराठा ने 10 साल तक कैंपेन किया, इन्फ्लिक्टेड मच क्रूएल्टी एंड डिवास्टेशन ऑन कॉमन पीपल। जो नॉर्मल लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार वहां पर किया गया। Then, in their northward expansion, the Maratha briefly controlled the area of Lahore, Attock, and even Peshawar in modern day Pakistan. जब उन्होंने नॉर्दर्न साइड इंडिया का कंट्रोल करना शुरू किया तो लाहौर, अटॉक और पेशावर जैसी जगहों पर, जो अभी पाकिस्तान में जगह, वहां पर उनका कंट्रोल हो गया। They fought with the Afghans and despite suffering a disastrous defeat at Panipat in 1761, they quickly recovered during the time of Peshwa Madhav Rao First. अब माधव राव फर्स्ट के समय में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अफगानों के साथ उनकी लड़ाई हुई और इतना हार होने के बाद भी, पानीपत की लड़ाई हुई थी 1761 में, इतनी डिजास्टर्स डिफीट होने के बाद भी, हार होने के बाद भी माधव राव वन के समय में क्विकली ये लोग रिकवर हो गए अंडर द लीडरशिप ऑफ महाजी शिंदे जो कि महाजी सिंधिया के नाम से भी जाने जाते हैं। दे वेंट ऑन टू रिकैप्चर दिल्ली इन 1771 में तो महाजी सिंधिया के कंट्रोल में दिल्ली पर भी उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया, विच रिमेन अंडर देयर कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर्ड इट 3 डिकेड्स लेटर। 30 सालों बाद तब तक उनके कंट्रोल में थी, मराठा के कंट्रोल में दिल्ली, जब तक कि ब्रिटिशर्स ने 30 साल बाद कैप्चर नहीं कर लिया उनसे। देन इन द लेटर half of 18th century the chief rival of British in India were Marathas। जो 18वीं शताब्दी के बाद वाला हिस्सा था उसमें चीफ राइवल अगर ब्रिटिशर्स के कोई थे तो वो मराठास ही थे, मतलब ब्रिटिशर्स के कोई दुश्मन थे तो मराठा ही थे। इसीलिए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में 3 वॉर हुए, जिसे नाम दिया गया 3 एंग्लो मराठा वॉर्स एज दे आर कॉल्ड, क्योंकि एंग्लो मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ। सो दे वर फॉट बिटवीन 1775 टू 1818। इस बीच में तीनों लड़ाइयां लड़ी गई। ओइंग टू मराठास इंक्रीज इंटरनल डिसयूनिटी एंड सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज ऑफ ब्रिटिश, दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर। क्योंकि हमने देखा मराठाओं की जैसे इतना एरिया है तो उनके आपस में ही कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, आपस में ही डिसयूनिटी थी, एकता नहीं थी। इसका फायदा उठाकर और जो टेक्नोलॉजीज वगैरह थी जैसे कि वेपन्स वगैरह ब्रिटिशर्स के पास बहुत अच्छे थे, इसका फायदा उठाकर ये दोनों चीजों के कारण मराठा पावर जो है इसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जीत गए, सक्सीड हो गए। इन इफेक्ट ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम मराठास मोर देन फ्रॉम मुगल्स और एनी अदर पावर। और ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने फिर इंडिया का कंट्रोल जो है मराठा से ले लिया। अब यहाँ पर एक मैप आप देख सकते हैं, ये मराठा एम्पायर है, देखिए किस तरीके से फैल गया था, कितने बड़े इंडिया के पार्ट में मराठा का कंट्रोल आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पेशावर, अटॉक, देन लाहौर, राइट। नाउ यहाँ एक फैक्ट दिया गया है, डोंट मिस आउट। सो डिड यू नो दैट नाना फडणवीस, अ पावरफुल ऑफिशियल अंडर पेशवाज, इज क्रेडिटेड विद ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट पैन इंडिया एंटी ब्रिटिश अलायंस। ये जो नाना फडणवीस, ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में लोगों का एक अलायंस बनाया, मतलब ग्रुप बनाया जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। ही इवन यूनाइटेड विद ओल्ड एडवर्सरीज लाइक हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद इन दिस एंडेवर। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में उन्होंने इवन यहाँ तक कि अपने जो दुश्मन थे पुराने, जैसे हैदर अली हो गए जो मैसूर से थे, या फिर निजाम हो गए हैदराबाद के, उनसे भी हाथ मिला लिया था। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं, म्यूरल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर सरेंडिंग बिफोर नाना फडणवीस एंड महाजी शिंदे आफ्टर वॉर हुआ था, उसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से वो सरेंडर कर रहे हैं अंग्रेज।
द नेक्स्ट टॉपिक इज मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। अब मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम क्या था, किस तरीके से सारी चीजें मैनेज की जाती थी, वो हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग थे उनके ऊपर कैसे शासन किया जाता था। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है शिवाजी इंस्टीट्यूटेड अ रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा था कि शुरुआत में शिवाजी के समय में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, बाद में वो डिसेंट्रलाइज हो गया, जैसे पेशवा वगैरह आने लगे तो वो पावर जो है बंटने लग गई छोटे छोटे लेवल पे। शुरुआत में क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम था फॉर हिज किंगडम, जो शिवाजी ने शुरू किया था। ही अबॉलिश्ड द हेरिडिटरी पोस्ट जनरली प्रैक्टिस्ड अंडर द सुल्तान्स और द मुगल्स। पहले क्या होता था, मुगल्स के अंडर या दिल्ली सुल्तनत जो था उसके अंडर जो पोजीशंस हुआ करती थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है कि एक ही फैमिली का जो पर्सन है वो आगे चल के उसी का बेटा आगे चल के उस पोजीशन को होल्ड करेगा, या उसी की फैमिली से कोई पर्सन जो है वो होल्ड करेगा पोजीशन को। शिवाजी ने क्या किया, ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया, या अबोलिश मतलब खत्म कर दिया, जो कि सुल्तान्स या मुगल्स जो थे वो प्रैक्टिस किया करते थे। एंड लैंड असाइनमेंट्स एंड पेड अ सैलरी टू एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आउट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी। सो उसके बाद क्या क्या उन्होंने बैन किया, पहला तो ये कि हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी। लैंड असाइनमेंट, जो जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे एज अ सैलरी, है ना, या फिर सैलरी जो सरकार का खजाना है, मतलब जो स्टेट का राज्य का खजाना है उसमें से सैलरी नहीं पी के जाएगी। मेनी ऑफिशियल्स वर पीरियोडिकली ट्रांसफर्ड एज वेल, ensuring that they would not have enough power to dictate terms to the king। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी पर्सन है, उसकी पोजीशन, मान लो उसकी पोस्टिंग यहाँ पर हो गई, वो यहाँ काम कर रहा है, अब उसको बहुत समय तक यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं तो वो इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर वो राजा के अगेंस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए समय समय पर इनके ट्रांसफर्स होते रहते थे, ठीक है। शिवाजी ऑल्सो गेव पेंशन टू विडोज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन बैटल्स। जो भी युद्ध हुआ करते थे उसमें कोई सैनिक की अगर डेथ हो रही है तो उनकी जो विधवा होती थी, पत्नियां, विडोज जो हुआ करती थी, उनको पेंशन भी प्रोवाइड की जाती थी शिवाजी के समय में। इवन ऑफरिंग मिलिट्री पोस्ट टू देयर सन, और उनके जो बेटे हुआ करते थे जिनकी डेथ युद्ध में हो गई है, उनके बेटों को भी मिलिट्री में पोजीशन दी जाती थी। दिस डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज केयर फॉर द सोल्जर्स एंड देयर फैमिली। तो इससे हमें पता चलता है कि शिवाजी कितने ज्यादा जो सोल्जर्स थे या उनकी जो फैमिली थी उनके लिए सोचा करते थे। यहाँ पर आप कॉइन्स देख सकते हैं, शिवाजी मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स इन हिज ओन नेम। वो अपने नाम में ही, देखो यहाँ पे छत्रपति लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो ये दिख रहा है, तो सिग्निफाई हिज सोवर्निटी। सोवर्निटी मतलब होता है कि हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, हम अपना शासन खुद चला रहे हैं, हमारे ऊपर कोई रूल बनाने वाला नहीं है। सो अपनी सोवर्निटी को दिखाने के लिए वो कॉइन्स मिंट करते थे, गोल्ड के, कॉपर के, और उनपे अपना ही नाम लिखवाते थे। द यूज ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट वॉज ऑल्सो एन असर्शन ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। अब उन्होंने लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज की है वो है देवनागरी, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जो कल्चरल आइडेंटिटी को कितना इंपॉर्टेंस देते थे इस चीज को शो करता है। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। सो शिवाजी इशूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू हिज ऑफिशियल्स नॉट टू मिसट्रीट द सब्जेक्ट्स और टू फोर्सफुली ग्रैब इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास फ्रॉम देम। इन वन ऑफ द लेटर्स इशूड टू हिज ऑफिशियल शिवाजी सेड। अब देखो, शिवाजी के समय में जो भी उनके ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स वगैरह थे, उनको क्लियर या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उन्हें रूल बनाया गया था कि कोई भी मिसट्रीट नहीं करेगा सब्जेक्ट्स के साथ, यानी प्रजा के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। इवन एक छोटी सी दूब भी जो होती है, घास जो होती है, वो भी बिना परमिशन के नहीं कोई लेगा उनसे। एक लेटर ऐसा ही है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ऑफिशियल को वो इंस्ट्रक्शंस देते थे। वुड फ्रॉम बिग ट्रीज लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर नेवी, इफ नीडेड सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड। जैसे बड़ी बड़ी जो लकड़ियां होती थी, जैसे टीक का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ियां नेवी को यूज होती थी नाव वगैरह बनाने में, राइट। बट अगर ऐसे पेड़ों की जरूरत है और उनको काटना है तो सबसे पहले जिसके वो पेड़ है उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर जाके आप आगे एक्शन ले सकते हैं। अदर ट्रीज लाइक मैंगो एंड जैक फ्रूट्स आर ऑल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच देम। जैसे आम के पेड़ हो गए, जैक फ्रूट यानी कटहल का पेड़ हो गया, तो इनको बिना परमिशन के टच नहीं करना है, जिसका है उससे परमिशन लेनी है। बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी ईयर्स टू मैच्योर एंड पीपल लुक आफ्टर देम लाइक देयर चिल्ड्रन। क्योंकि ये जो आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, ऐसा नहीं आज लगाया और 6 महीने में फल देने लग जाएगा, बहुत साल लगते हैं उसको बड़े होने में। तो एक बच्चे की तरह लोग इन पेड़ों को बड़ा करते हैं, तो ऐसे बिना परमिशन के आप उनको टच नहीं कर सकते। इफ यू कट देम विल देयर सॉरो विल एंड, इफ यू अकम्प्लिश समथिंग बाय ऑप्रेसिंग अदर इट पेरिश सून। अगर तुम किसी को दबाकर अपनी चीजों की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगी तो इच्छाएं ज्यादा समय तक पूरी नहीं होती हैं और तुरंत खत्म हो जाती है। अलॉन्ग विद ऑपरेशन देयर इज अ हार्म इन एब्सेंस ऑफ सच ट्रीज एज वेल, देयरफॉर डू नॉट यूज फोर्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रजा के प्रति उनका जो व्यवहार है या उनके सोल्जर्स कैसे बिहेव करें, ये एक एक चीज
बिल्कुल क्लियर मेंशन की जाती थी। अब शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ था। जैसे अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे आप सुनते होंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर एजुकेशन मिनिस्टर। वैसे ही इन्होंने मतलब शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान मंडल हुआ करता था और काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, 8 मिनिस्टर का ग्रुप हुआ करता था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में शिवाजी को असिस्ट करता था या मदद करता था। सो छत्रपति सॉवरेन किंग, एक छत्रपति राजा मेन हेड हुआ करते थे, ठीक है। अब इनके साथ वर्क किया करते थे 8 मिनिस्टर। सबसे पहले प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, सचिव, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर, न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, पंडित राव यानी हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, देन सेनापति कमांडर इन चीफ, देन समंत या सुमंत मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, देन मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर एंड देन अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 8 पोजीशन हुआ करती थी जो छत्रपति शिवाजी के साथ वर्क करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है द मराठास ऑफन लेविड टैक्सेस कॉल्ड चौथ। एक तरीके का जो उनके सब्जेक्ट्स थे, प्रजा थे, उस पे मराठा जो है वो टैक्स लगाते थे। अभी भी हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वैसे ही टैक्स लगते थे। 2 तरीके के टैक्स होते थे, इसको मैं इरेज करती हूँ। कौन कौन से टैक्स थे? एक होता है चौथ और एक होता है सरदेशमुखी। अब देखो, चौथ मतलब चौथा हिस्सा, जैसे 100 का चौथा हिस्सा 1/4, ठीक है, तो 25%। और सरदेशमुखी मतलब 10%, ठीक, एंड एडिशनल 10% टू चौथ। एक तो चौथ वसूला जाएगा, कोई भी मान लो 100 चीजें हुई, उसमें से 25 चीजें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा और उसके साथ साथ 10% चौथ का भी देना पड़ेगा जितना कलेक्ट किया। जैसे ये पूरा था, अब पूरे में से जितना मैं ये येलो कलर से कलर कर रही हूँ इतना चौथ है, ठीक है, चौथा हिस्सा है। अब इस चौथ का भी 10% आपको देना पड़ेगा एज ए टैक्स, ठीक है, उसे सरदेशमुखी कहा जाता था। फ्रॉम प्रोविंस दैट वर नॉट डायरेक्टली अंडर देम इंक्लूडिंग प्लेसेस इन डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। ये जो चौथ और सरदेशमुखी कहाँ से वसूला जाता था, किन जगहों से? सो वो सारे प्रोविंसेस से, जैसे आज राज्य है उस समय प्रोविंसेस हुआ करते थे, उन सभी प्रोविंसेस से जो कि डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं थे, जैसे डेक्कन या नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट था वहां पर। इन रिटर्न इसके बदले में अब वो चौथ ले रहे हैं। जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे करते हैं तो सरकार हमारे रोड बनाती है, सरकारी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये पैसों से ही काम होता है, टैक्स से ही काम होता है। तो उस समय जो टैक्स चौथ या सरदेशमुखी जो वसूला जाता था, इसके बदले में इन रिटर्न मराठास प्रोटेक्टेड दोज प्रोविंस एंड डिड नॉट इंटरवीन इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये मराठा क्या करते थे, इस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे। अगर जिस भी प्रोविंस से वो टैक्स वसूल रहे हैं उनके ऊपर कोई खतरा आता है तो मराठा जो है वो उनकी मदद किया करते थे। मुगल्स ऑल्सो अप्रूव्ड ऑफ दिस अरेंजमेंट थ्रू वेरियस ट्रीटीज एंड ओवर टाइम सम ऑफ दीज प्रोविंसेस बिकेम अ पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर। और धीरे धीरे ऐसे इनका वर्चस्व बढ़ता गया, कंट्रोल बढ़ता गया, तो बहुत सारे जो ऐसे जो प्रोविंसेस थे वो मराठा किंगडम में ही मिल गए या सबमर्ज हो गए। ओके, नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है। सो इन 18th सेंचुरी मराठा ऑफन अडॉप्टेड मुगल स्टाइल ऑफ कॉइनेज ओइंग टू इट्स पॉपुलैरिटी। 18th सेंचुरी के अराउंड मुगल कॉइन जो थे वो बहुत पॉपुलर थे, तो उसी तरीके के सिक्के मराठा भी मिंट करवाते थे, बट एडेड देयर ओन कल्चरल सिंबल टू इट। लेकिन वो अपने सिंबल भी उसमें डलवाते थे। फॉर इंस्टेंस दिस रेयर मराठा कॉइन नोन एज गणपति पंत प्रधान रूपी। अब ये गणपति पंत प्रधान रूपी जो यहाँ पे दिख रहा है, मिंटेड इन अर्ली 19th सेंचुरी बाय पटवर्धन जनरल अंडर द पेशवा। पेशवा जो हुआ करते थे उनके अंडर जो ऑफिशियल्स थे या जनरल्स थे जिन्हें पटवर्धन कहा जाता था, उन लोगों द्वारा मिंट किया गया है। इसमें 2 स्क्रिप्ट मेंशन है, देवनागरी एंड पर्शियन। देखो, देवनागरी लिपि में भी लिखा गया है स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज भी यूज किया गया है, स्क्रिप्ट यूज किया गया है। वन साइड इज एन इन्वोकेशन टू गणपति गणेशा while the other declares loyalty to पेशवा, often referred to as पंत प्रधान इन मराठी। पेशवा के प्रति जो उनकी लॉयल्टी है उसको दिखाने के लिए इस पे आप देख सकते हैं कि पर्शियन और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अभी हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना, अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि जो मिलिट्री व्यवस्था थी, जो सैनिक दल वगैरह होते थे, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता था। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि मराठा आर्म फोर्स जो थे, मराठा आर्म फोर्सेस वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनकी जो आर्मी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला है इन्फेंट्री, फिर कैवलरी एंड नेवी। तो नेवी
जो पानी वाला जो व्यवस्था है, जो समुद्र का कोस्ट होता है, कोस्टल एरिया, वहां के एरिया को संभालने के लिए। कैवलरी एंड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब होता है जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैवलरी वाज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स। अब जैसे पहला है इन्फेंट्री, दूसरा है कैवलरी और तीसरा है नेवी। सो कैवलरी में भी 2 तरीके के टाइप्स होते थे सोल्जर्स के। पहला है बारगेट्स whose horses and equipments were paid by the state। तो पहला आ गया ये बारगेट्स, यहाँ पर आप लिख सकते हो, मैंने बी लिख दिया है। इसमें क्या है, इनके जो हॉर्स के खर्चे थे, जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगते थे, इनको औजार वगैरह लगते थे, वो सब स्टेट यानी राज्य उनका खर्चा उठाता था। और दूसरा है शिलेदार्स, ठीक है, BNS, शिलेदार्स whose horses and equipments were paid by the soldiers themselves। इसमें क्या होता था, जो सोल्जर्स हैं वही इन हॉर्सेस और इक्विपमेंट्स के खर्चे पे किया करते थे, ठीक है। इन 18th century मराठास also noticed the superiority of European style disciplined troops and troops मतलब होता है सेना, and artillery, आर्टिलरी मतलब जो वेपन्स वगैरह होते हैं, एंड दे ट्राइड टू रेज एंड रिक्रूट सच ट्रूप्स। अब क्या हुआ, जब 18th सेंचुरी का समय आया, उस समय मराठाओं ने नोटिस किया कि जो यूरोपियन, जो अंग्रेज वगैरह आ रहे हैं या यूरोपियन कंट्रीज के जो पर्सन आ रहे हैं, उनकी सुपीरियोरिटी है, मतलब सुपीरियर है, उनकी आर्मी जो है बहुत डिसिप्लिन होती है, उनकी आर्टिलरी जो गन्स वगैरह है, जो वेपन्स वगैरह है, वो बहुत डेवलप्ड हैं। तो उन्होंने भी अपने जो ट्रूप्स वगैरह हैं, जो व्यवस्था है आर्मी की, उसको रेज करने का स्टैंडर्ड शुरू किया। इन पर्टिकुलर महाजी शिंदे हैड अ लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी। महाजी शिंदे जो थे, उनकी बहुत बड़ी एक आर्मी थी जो यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन पैटर्न पे बेस्ड थी। स्वर्ड्स एंड लैंसेस वर प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ मराठास। जो तलवार वगैरह होती थी वो ज्यादा प्रेफर करते थे मराठा। हाउएवर दे आल्सो यूज्ड गन इन साइजेबल नंबर्स। कहीं कहीं पर, कुछ जगह पर, कुछ नंबर्स में गन्स भी यूज होती थी। रॉकेट्स वर यूज्ड इन मिलिट्री कैंपेन फ्रॉम द डेज ऑफ शिवाजी हिमसेल्फ। शिवाजी के समय से रॉकेट्स भी यूज होने लग गए थे। मिलिट्री एक्सपीडिशंस या कैंपेन्स वगैरह होते थे उसमें बाय 1770। मेटल ट्यूब रॉकेट्स वर आल्सो बीइंग यूज्ड। मेटल के ट्यूब टाइप के रॉकेट्स हुआ करते थे, वो भी यूज होते थे। तो इसमें मेन हमने देखा कि 3 तरीके की सोल्जर्स हुआ करते थे या आर्मी के पार्ट थे, जिसमें पहला है इन्फेंट्री, कैवलरी एंड नेवी। कैवलरी में 2 तरीके के होते थे, बारगेट्स जिनका खर्चा जो है घोड़े का और जो सामान वगैरह लगता था वो राज्य करती थी, और दूसरा है शिलेदार्स। इसमें क्या होता था, हॉर्सेस और इक्विपमेंट्स का जो खर्चा है वो सोल्जर्स खुद ही पे करते थे। फिर हमने देखा कि यूरोपियन स्टाइल जो डिसिप्लिन ट्रूप्स वगैरह होती थी, उससे उन्होंने अपनी आर्मी का भी, मराठा ने रेज करने का स्टैंडर्ड शुरू किया। महाजी शिंदे जो है, उनकी लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो एज वी सॉ अर्लियर, फोर्ट्स वर इनिशियली द मेन स्टे ऑफ मराठा पावर। शुरुआत में जो फोर्ट हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, वो मेन जगह था जहां से शासन संभाला जाता था मराठाओं द्वारा। शिवाजी कंट्रोल एंड बिल्ड अ कंसिडरेबल नंबर्स ऑफ फोर्ट्स एज दे वर एसेंशियल टू स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल इंपॉर्टेंट रूट्स एंड शेल्टर द आर्मी व्हेन एंगेजिंग इन गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ऐसे किलों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, इसीलिए शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए। किस किस चीज के लिए जरूरत पड़ती थी, जैसे कंट्रोल हो सके रूट्स पे, जो रास्ते हैं वहां से क्या चीजें हो रही हैं, कौन से एक्शंस हो रहे हैं, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, उस पर कंट्रोल रखना। दूसरा, आर्मी को शेल्टर यानी रहने की जगह मिल सके गुरिल्ला वॉरफेयर के दौरान, क्योंकि उसमें छुपना होता है, जो भी थोड़े से मेंबर जाके अटैक करते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में, तो उसके लिए फोर्ट्स वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सो रामचंद्र पंत अमात्य, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ शिवाजी, इन हिज वर्क अंध्य पत्र द रॉयल एडिक्ट एक्सप्लेन्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आगे हम कोट पढ़ने वाले हैं वो रामचंद्र अमात्य जी द्वारा लिखा गया है। चलिए रीड कर लेते हैं इसको। सो फोर्ट्स आर द कोर ऑफ स्टेट्स। फोर्ट्स जो किले हुआ करते थे वो राज्य के कोर थे, बिल्कुल हृदय, बीच का जो हम सेंटर बोलते हैं, मेन चीज थी। इन देयर एब्सेंस द लैंड गेट्स डिवास्टेटेड इन द फेस ऑफ इन्वेशन। अगर फोर्ट्स ना हो, किले ना हो, तो इन्वेशन, अगर कोई आक्रमण कर रहा है, कोई घुसपैठ आ रहा है, तो लैंड को हम नहीं बचा सकते थे उस वक्त। डिवास्टेटेड मतलब बहुत बुरी उसकी हालत हो जाती थी। देयरफॉर द फॉर्मर किंग सिक्योर्ड द कंट्री बाय बिल्डिंग फोर्ट्स। इसीलिए जो पुराने राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने किले बनाकर अपने जो एरिया है उसको सिक्योर किया। दिस किंगडम, मराठा किंगडम की यहाँ बात हो रही है, वो क्रिएटेड बाय लेट ग्रेट मास्टर शिवाजी फ्रॉम फोर्ट्स अलोन। शिवाजी ने ही मराठा किंगडम की शुरुआत की किले से ही की। अ ग्रेट एनिमी लाइक औरंगजेब इन्वेडेड दिस किंगडम, कन्क्वेड ग्रेट एम्पायर्स लाइक बीजापुर एंड भागनगर, देन but it was due to forts that Maratha state survived despite decades of onslaughts। फोर्ट्स की वजह से ही इतने समय तक औरंगजेब ने आक्रमण किए, लूटपाट हुई, फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि मराठा स्टेट जो है वो सरवाइव कर पाया था, इतने ज्यादा आक्रमण होने के बाद भी।
ठीक, तो ये हमने मिलिट्री कैंपेन। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 2। पार्ट 2 भी हमारा हो गया है, पार्ट 3 जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी, उसमें चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं या कोई सजेशंस हैं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.